प्राची कॉलेज से घर आकर तुरंत अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर अपने सारे कपड़े निकालकर देखने लगती है। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए और मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। कॉलेज में सब लोग इतने अच्छे अच्छे बनकर आएंगे और मैं क्या बहन जी बनकर चली जाऊं। माँ को बोलूंगी तो माँ गुस्सा करेंगी कि वैसे ही इतनी महंगाई हो रही है, घर में पैसों की किल्लत है, अब इस महंगाई में कपड़े चाहिए। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कपड़े भी नहीं है। माँ को बोलूंगी तो अच्छे से डांट खाऊंगी और अभी कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मांगू कपड़े। अरे नहीं नहीं, अगर मैं किसी से कपड़े मांगूंगी तब तो माँ मुझे और भी डांटेगी। इतने गरीब है क्या हम कि अब कपड़े मांगने की नौबत आ गई। अगर ऐसे ही मैं हर चीज मांग कर पहनने लगूंगी ना तो मुझे घर से निकाल देंगे माँ। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्राची बार बार अपनी अलमारी के कपड़े देख रही होती है और खुद से बातें करी जा रही होती है। तभी प्राची की भाभी सुमन आती है और प्राची को देखकर बोलती है। अरे अरे प्राची, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुम अलमारी के कपड़े बार बार क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारी अलमारी अभी कुछ दिन पहले ठीक की थी, सब कुछ अच्छे से रखा था। तुम्हें पता है कि अलमारी ठीक करने में कितना टाइम लगता है। आज तुम खुद ही करना। वैसे ही मुझे इतना काम होता है ना कि मैं बार बार तुम्हारी अलमारी ठीक नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे प्राची, क्या बात है? मैंने तुम्हें काम पकड़ा दिया और तुम इतनी शांति से जवाब दे रही हो कि ठीक है मैं कर लूंगी। सब ठीक तो है ना? कहीं कॉलेज में किसी से झगड़ा करके तो नहीं आई हो ना तुम? देखो, अगर झगड़ा करके आ रही हो तो बता दो, वरना बाद में मुश्किल ना हो जाए। जल्दी बताओ, क्या करके आई हो तुम कॉलेज में? और क्या सोच के तुम इतनी टेंशन में हो रही हो? तुमने कुछ किया है क्या? अरे नहीं भाभी, मैं कोई झगड़ा करके नहीं आई हूँ। वो तो मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम है। आपको पता है ना कि कॉलेज के प्रोग्राम कितने हाई फाई होते हैं। वहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ इतने अच्छे से बन ठन के आती हैं और मेरे पास तो एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। ऊपर से लड़के भी होंगे तब तो और भी अच्छा दिखना पड़ेगा ना। अरे मैं लड़कों का नहीं बोल रही, लेकिन सब क्या कि मुझे फीका बिल्कुल नहीं दिखना है, इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि मैं बहुत अच्छी दिखूं। अच्छा तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या बात हो गई जो मेरी नंद इतनी परेशान हो रही है। ऐसा हर लड़के के साथ होता है जब तक वो कॉलेज में होती है। मेरे साथ भी हुई है ऐसी परेशानी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और रही बात कपड़ों को लेकर, क्योंकि बाकी सब इतने अच्छे बन ठन के आते हैं और हमें इस बात का डर लगता है कि हम अच्छे लग रहे होंगे या नहीं। इसका मतलब भाभी आपके साथ भी कुछ हुआ था? भाभी प्लीज बताओ ना। देखो, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। अगर आप अपने किस्से बताओगी ना तो कम से कम मुझे थोड़ी टेंशन कम तो होगी ना। बताओ ना भाभी, आपके कॉलेज के डेज में क्या क्या हुआ करता था, मुझे सुनने का बड़ा मन कर रहा है। सुमन अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलती है कि तभी सुमन की माँ नीलम सुमन को दही चीनी खिलाते हुए बोलती है। अरे बेटा, दही और चीनी खा कर जा। आज तेरा कॉलेज में पहला दिन है, दिन अच्छा बीतेगा तेरा। सुमन जल्दी से दही चीनी खाती है और उसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में सुमन किसी को नहीं जानती थी, अभी तक उसके लिए सभी लोग अनजान थे। तभी सुमन के पास एक नेहा नाम की लड़की आती है और सुमन से कहती है। हेलो, तुम भी नई हो क्या कॉलेज में? आज पहला दिन है क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा भी पहला दिन है क्या? हाँ, आज मेरा भी पहला ही दिन है। मैं कॉलेज में किसी को ज्यादा जानती नहीं हूँ और मुझे थोड़ा सा अकेला सा लग रहा था। तुम्हें भी अकेले खड़ी देखा तो मैंने सोचा तुमसे बात करने आ जाऊँ। कहीं तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा ना अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो? मतलब तुम कंफर्टेबल तो हो ना मुझसे बात करने में? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी यहाँ अकेले खड़े होकर। अच्छा हुआ तुम सामने से ही बात करने के लिए आ गई, वरना शायद ही मैं आती, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे अकेले खड़ा होना। नेहा और सुमन दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और गुजरते वक्त के साथ दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब कॉलेज में पार्टी की अनाउंसमेंट होती है, जिसका पता सुमन और नेहा दोनों को लगता है। नेहा परेशान होकर सुमन से बोलती है। यार सुमन, तुझे पता चला क्या? हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है और मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। यार मैं नहीं आने वाली फ्रेशर्स पार्टी में। तूने देखा ना अपनी कॉलेज की लड़कियों को कितनी अच्छी बनकर आती है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मैं कहीं बहन जी टाइप ना लगूं। पता तो मुझे भी लगा कि जिस बात की टेंशन तुम ले रही हो वही टेंशन मुझे भी हो रही है कि आखिर मैं क्या पहन कर आऊंगी।
ऊपर से 2 दिन बाद ही है, कपड़े लेने का भी टाइम नहीं दिया है। सच में बहुत टेंशन हो रही है। और वहाँ जाना तो कंपल्सरी है। वहाँ सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और हमें भी तो उसी तरह का बन के जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ना फ्रेशर्स पार्टी है और इसमें जाना तो कंपल्सरी है, क्योंकि ये हमारे कॉलेज की पहली पार्टी है। तेरी बातों से तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन यार सबसे बड़ी टेंशन तो कपड़े की है ना। कपड़े कहाँ हैं मेरे पास? सरोजनी नगर की मार्केट के बारे में तो तूने सुना ही होगा ना। वहाँ चलते हैं कपड़े लेने के लिए। वहाँ पे सही तरीके के कपड़े भी मिल जाते और दाम भी कम होते हैं। सुमन और नेहा दोनों सरोजनी नगर कपड़े लेने चले जाते हैं। सरोजनी में उन्हें अपनी एक कॉलेज की फ्रेंड रिया मिल जाती है और रिया को देखकर सुमन बोलती है, अरे रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फ्रेशर पार्टी है हमारी, तो मैं उसके लिए कपड़े लेने आई हूँ। और तुम लोग भी यहाँ कपड़े लेने आए हो? हाँ। फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे यहाँ मिल गए। यहाँ मुझे बहुत अच्छी शॉप पता है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से खरीदते हैं। और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अच्छे से कपड़े दिलवा दूंगी तुम्हें, वो भी कम पैसों में। रिया सुमन और नेहा के साथ कपड़े लेती है और धीरे धीरे रिया भी उनकी दोस्त बन जाती है। अब 2 लोगों की जोड़ी 3 में बदल गई थी। तीनों एक साथ कॉलेज जाती, घूमती फिरती और खूब बातें करती। कुछ दिनों बाद सुमन को क्लास में एक असाइनमेंट दिया जाता है, जिसके बारे में ना तो रिया को कुछ पता था और ना ही नेहा को। सुमन तुरंत दोनों के पास जाती है और बोलती है, यार, हम हर रोज क्लास से बंक मारते हैं ना। क्लास में असाइनमेंट दिया गया है और उसके मार्क्स ना फाइनल में जुड़ेंगे, तो हमें असाइनमेंट ना बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओ शिट यार, कॉलेज लाइफ में तो हम जरूरी काम भूल ही गए। चलो चलते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट भी करना है हम तीनों को मिलकर, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पढ़ाई तो हमने वैसे भी नहीं की, अगर हमें असाइनमेंट के मार्क्स भी नहीं मिले ना तो हम तो फंस जाएंगे। इसी तरह कभी हम क्लास बंक करते, कभी हम बाहर घूमने जाते, कभी सरोजनी चले जाया करते थे और इसी तरह हम टाइम पास करते थे। और आज भी वो दिन मुझे बहुत याद आता है। कॉलेज का जो टाइम होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए ही होता है, वो पता नहीं कब निकल जाता है। मुझे तो लगा मैं अपने कॉलेज डेज को या फिर कॉलेज लाइफ को समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब पता चला कि हर किसी की कॉलेज लाइफ एक जैसी नहीं होती। लेकिन हर किसी को एक दूसरे की लाइफ इजी लगती है। हाँ प्राची, तुम टेंशन मत लो, ये सबके साथ होता है। मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तुम ना वो पहन के चले जाना। बहू के कॉलेज के दिन काफी अच्छे थे, जिनको सुमन ने काफी अच्छे तरीके से बिताया था और अपनी ननद को भी काफी मोटिवेट किया था। अरे ओ नास पीटी, जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। हर वक्त काम बताना पड़ता है। अगर मैं अच्छे से कुछ ना देखूं तो फिर तो काम चोरी करेगी। और ये खाने में घी इतना कम क्यों डाला है? जाकर घी ला, मुझे और घी वाला खाना खाने का मन है। खुद जाकर ले आइए, मुझसे घी के डब्बे कभी इधर कभी उधर करना नहीं होगा। खाना खाने बैठी हूँ, शांति से खाने भी नहीं देती। आपको अगर इतना ही मन कर रहा है ना, तो उठाइए अपने 2 पैर और चलते हुए जाइए रसोई में और घी लेकर आइए। अरे कैसी उल्टी बातें कर रही है बहू? तेरी सास हो, थोड़ा ढंग से पेशा। देख रहा है विनोद, कैसे बातें कर रही है तेरी बीवी, हमेशा उल्टा जवाब देती है। हाँ तो क्या करूँ, आपकी डांट सुनती रहूं? दिन भर घर के जैसे काम करती हूँ और रात को खाने के वक्त पर आपको ज्यादा घी खाने का मन करता है। आपको मेरा शांति से बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है क्या? देख बेटा, कैसे जुबान लड़ा रही है, कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अरे बस 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 कीजिए आप लोग। अरे मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपकी तरफ भी नहीं हूँ और इसकी तरफ भी नहीं हूँ। अरे मुझे आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं क्यों पढ़ूंगा, बेवजह फंसना थोड़ी है मुझे। इसकी तरफ से बोलूंगा तो आप सुनाओगी, आपकी तरफ से बोलूंगा तो ये सुनाएगी। और हाँ, मैं रोज सोचता हूँ घर जाऊंगा, चैन से खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। विनोद बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वंदना भी चली जाती है। मालिनी भी अपना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है। अगले सुबह वंदना घर का सारा काम करके खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए सोफे पर बैठती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या था? लगता है कुछ टूट गया, लेकिन क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? 2 पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे मेरी।
बस चैन की सांस ही तो ले रही थी कि सासू माँ का चश्मा टूट गया। जैसा चश्मा टूटा है वैसे ही अब वो मेरी हड्डी तोड़ेगी। माँ जी को भी ना जाने होश ही नहीं रहता कि क्या चीज कहाँ रखती हैं, कुछ पता ही नहीं। अब चश्मे के बिना तो उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, और माँ जी जब उठेंगी तो सीधा मेरा गला पकड़ेंगी। वंदना सोच ही रही थी कि तभी मालिनी वंदना को बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, मेरा चश्मा तो पकड़ाना जरा। हे भगवान, इस चश्मे के बिना तो पूरी दुनिया अंधी लगती है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अरे ओ बहरी, सुनाई देता है कुछ? कब से चश्मा मांग रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? अगर आप एक दिन बिना चश्मे के रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाद में चश्मा ढूंढ लूंगी। तब तक ना आप सुबह की प्राकृतिक हवा अपनी आंखों पर ना लगने दो, ताकि आंखों की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। ओहो, क्या बात है बहू, कल रात तो जहर उगल रही थी, तो आज क्या हुआ अचानक से इतना प्यार बरसा रही है? पक्का कुछ काम बिगाड़ा होगा तूने। लो कर लो बात, अब तो किसी के बारे में अच्छे सोचना भी नहीं चाहिए। माँ जी, मेरी ना बस जुबानी कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ और कोमल हूँ। आपसे ना कितना भी झगड़ लूं, लेकिन फिक्र तो करती हूँ ना आपकी। अच्छा, आज ये फिक्र कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अब बातें बनाना बंद कर और जाकर वही कर। जाकर मेरा चश्मा लेकर आ। याद तो है ना, कल तूने ही रखा था मेरा चश्मा। क्या माँ जी, आप भी कब से चश्मा चश्मा कर रहे हो? जाइए, जाकर बाहर का नजारा खुली आंखों से देखिए। प्रकृति को खुली आंखों से देखना कितना अच्छा होता है, आपको पता है? और ये चश्मे के बाद आप जब से उठी हो, भगवान का इतना नाम नहीं लिया है आपने जितना आप चश्मा चश्मा कर रही हो। जाइए, जाकर नहा लो, तब तक ना मैं चाय लेकर आती हूँ। बात तो तू सही कह रही है बहू। ठीक है, मैं जाकर नहा ही लेती हूँ और फिर जाकर सारा काम करूँगी। पूजा पाठ भी करना है। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तो पूजा की तैयारी कर। सास की नहाने जाते ही वंदना सोचते हुए काम करने लगती है। अगर माँ जी को पता चला कि चश्मा टूट गया है तो क्या होगा? कुछ देर बाद मालिनी पूजा करने आती है तो देखती है कि बहू पूजा कर रही है। तभी मालिनी कहती है, बहू, मुझे चश्मा लाकर दे। कब से मांग रही हूँ और तू है कि मुझे दे ही नहीं रही है। चश्मा? माँ जी, अरे माँ जी, आप पूजा कर रही हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ। आप आंखें बंद करके पूजा पे फोकस कीजिए ना। अरे कैसे फोकस करूँ? जब तक भगवान जी को ना देख लूं, तब तक पूजा कैसे सफल होगी? ला बहू, मुझे चश्मा दे दे, भगवान जी की दर्शन कर लूं। अरे माँ जी, दर्शन करने के लिए चश्मे की क्या जरूरत है? मन की आंखों से देखिए। खुली आंखों से तो हमेशा देखती हो, आज आप मन की आंखों से देखो। देखना, आज भगवान ना आपको पक्का दर्शन देंगे और अपने पास बुला लेंगे। मेरा मतलब है आपके सामने आ जाएंगे। अरे कब से तू मुझे गोल गोल बातों पर घुमाए जा रही है बहू, आखिर बात क्या है? बात? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आरती पूरे घर में ना घुमा के आती हूँ। आप बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, उसके बाद मैं वहीं आपको नाश्ता दूंगी। वंदना जल्दी उठकर आरती ले जाती है तो वहीं मालिनी देखती रहती है। कुछ देर बाद वंदना घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी मालिनी वहाँ आती है, जिसे बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके पैर से सारा कचरा फैल जाता है और वंदना को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देख रही हो ना आप, कब से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप है कि पूरे घर में कचरा फैला रही हो। अब घर को दोबारा साफ कौन करेगा? जरा देख के नहीं चल सकती क्या? बहू, कैसे देख कर चलूं जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? कब से तुझे बोल रही हूँ, बहू मेरा चश्मा दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब बता मैं कैसे देखूं अगर तू मेरा चश्मा नहीं देगी तो? कोई बात नहीं माँ जी, बिना चश्मे के आपको दिखता का है। एक बार साफ किया है तो दोबारा से साफ कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन मेरी बात पहले, ये सब काम छोड़ दे और मेरे लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना दे। रसोई में कुछ पता ही नहीं चल रहा है,
भगोना कौन सा है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। जा बहू, जाकर सबसे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अरे माँ जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार मुझे बता देना, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। जब तक आपके चश्मे आपको नहीं मिल जाते, तब तक मैं आपकी आंखें बन के रहूंगी। ऐसे ही दिन भर अपनी सास की आंखें बंद कर उसका सारा काम करने लगती है वंदना। अब चश्मा तोड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ देर बाद जब वंदना बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रही होती है, तभी उसकी सास हाथ में सुई धागा लेकर उसके पास आती है। अरे मेरे दो नयन, क्या कर रही है? चल बहू, अब इस सुई में धागा डाल दे, कुछ काम है। लेकिन माँ जी, सुई में धागा क्यों डालना है अभी, और क्या सिलना है इस वक्त आपको? अरे बहू, पागल हो गई है क्या? अभी तक तो तूने मेरे चश्मे नहीं दिए और कुछ देर पहले कह रही थी माँ जी मैं आपकी दो नयन बनकर रहूंगी। जब नयन बन गई है तो काम भी कर ले। चल चल कर मेरी साड़ी में फॉल लगा दे। क्या माँ जी, एक फॉल सिलने की क्या जरूरत है? दर्जी है ना, उसे दे दो। अब एक फॉल के चक्कर में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू, मुझे पता है एक फॉल में वक्त बर्बाद होगा, तभी तो मैंने 4 साड़ियाँ निकाली है। चल चल कर लगा दे फॉल। अब मुझे नहीं दिख रहा है तो तू ही तो मेरी आंखें हैं। लेकिन माँ जी, इतनी फॉल लगाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी, और रात में मुझे काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे जब वक्त मिलेगा ना, मैं तब लगा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब भी सिल कर दे। वंदना बेचारी साड़ियों में फॉल्स लगा रही थी। तभी उसकी सास घर को जानबूझकर गंदा करती है और वंदना को बुलवाकर साफ करवाती है। मालिनी को बहुत मजा आ रहा था अपनी बहू को तंग करने में। कुछ समय बाद खाने की टेबल पर जब मालिनी अपने खाने में पानी गिरा देती है, तब वंदना कहती है, क्या माँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने खाने में दाल डाल दी, और क्या? अरे माँ जी, वो पानी था। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। क्या बात है माँ, आप दोनों सीधे मुंह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? आज क्या हुआ है? वंदना बदली बदली से क्यों लग रही है? बस बेटा, देखता जा तू, सब पता चलेगा। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहू को तंग करने में। ठीक है माँ, लेकिन सबसे पहले ना आप मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे अभी कहीं बाहर जाना है और मेरी शर्ट का बटन टूट चुका है, तो आप बटन लगा दीजिए। वंदना तो बिजी है। विनोद अपनी माँ को शर्ट ला कर देता है और वो बटन लगाने लगती है। अंधी आंखों से सास को शर्ट का बटन सिलता देखकर वंदना कहती है, माँ जी, आप देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के। कैसे? हाँ बहू, मैं बिना चश्मे की भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे चश्मे के साथ लेंस भी लगवाया था और मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। तुझे घर का सारा काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा चश्मा टूट गया है वो मुझे पता था। हाँ हाँ, आप तो मजे ही लेंगी। कितना परेशान किया है आपने मुझे। बेचारी वंदना चुपचाप अपने सर को झुकाए काम करने चली जाती है। अब दोबारा सास से पंगे लेने की वो सोचती तक नहीं है। सूरजभान अपने होने वाले समधी सुनील और समधन उर्मिला से बात करते हुए कहता है, देखिए भाई साहब, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और किसी चीज की कमी नहीं है। और अब तो आपके परिवार से हमारा रिश्ता भी जुड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, जो वो अब इतने बड़े और नामी परिवार की बहू बनने जा रही है। आज रिश्ता तय हो गया है, अब जल्दी से पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्कुल सही कहा पूनम के पिताजी ने। अब जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी करवा देते हैं। रिश्ता तय हुआ है तो शादी भी हो ही जाएगी। वैसे हमें किसी चीज का मोह नहीं है। आप जो भी अपनी बेटी को दोगे हमें खुशी खुशी स्वीकार है। बाकी आप समझदार हो। ये कोई कहने वाली बात नहीं है भाई साहब, मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे कई गुना ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। आपको और बारात में आए हर बाराती को निराश नहीं होने दूंगा। आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इतना कहकर सूरजभान वहाँ से चला जाता है। सूरजभान के जाते ही वहाँ सुनील की बेटी पूनम आती है और पूनम अपनी माता पिता से कहती है, पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा।
आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आगे भी चुप रह जाऊंगी। शादी मेरी है तो मेरी शादी में सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। बात क्या करना है तुझे अपनी शादी में? अरे भाई, हमारी इकलौती बेटी की शादी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तू जो कुछ बोलेगी वही होगा। पिताजी, आजकल ना फोन में बहुत रील आती है कि दुल्हन मारुति कार में आ रही है, कमल के फूलों से गाड़ी सजी है, और लेकिन ना मुझे ऐसे नहीं करना। मैं जाट की बेटी हूँ तो मैं अपनी जाटने वाली अंदाज में आना चाहती हूँ, नाजुक सी कली बनकर नहीं, जिसे अगले ही दिन सब भूल जाए। तेरी बातें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। जो बोलना है ना थोड़ा साफ साफ बोल कि हमें कुछ समझ भी आए, वरना तो तू बोलकर अपनी बात खत्म कर देगी और हम दोनों यूं ही समझते रह जाएंगे। माँ, मुझे अपने ससुराल में ना बोलेरो में जाना है, ताकि मेरे ससुराल वाले भी देखें और कहें कि क्या बहू आई है, जिसने आते के साथ ही ऐसा तहलका मचाया कि सब लोग हैरान हो गए। बेटा, इतनी भी मत कर कि हम जो अपने घर का तहलका दूसरे के घर में विदा करने की सोच रहे हैं, वो घूम फिर कर वापस हमारे ही घर आ जाए। अब और नहीं झेला जाएगा ये तहलका। क्या पिताजी, आप भी मुझे ऐसे बोल रहे हो? देख लेना, जब ये तहलका अपने ससुराल जाएगी ना तो वहाँ रौनक कर देगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी ना तो यहाँ सुना हो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है हमारी बच्ची। इसके यहाँ रहने से तो पूरे घर में रौनक है। अच्छा, अभी बस रिश्ता हुआ है और तुम दोनों माँ बेटी इतना रोना धोना शुरू कर रही हो। और पूनम, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूँगा जो तू चाहती है। पूनम का रिश्ता तय हो गया था, इसलिए घर में सभी लोग खुश थे। वहाँ सूरजभान का बेटा अमित उससे कहता है, पापा, आपने लड़की वालों से सारी बात कर तो ली, उन्हें हमारी शर्त मंजूर तो है ना? अरे मंजूर क्यों नहीं होगी? अरे इतना अच्छा रिश्ता कौन जाने देगा अपने हाथों से। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वो लोग मान गए। लेकिन अमित बेटा, अब भी मुझे उन लोगों से कुछ लेना ठीक नहीं लग रहा। पापा, सब ठीक है। अरे वो जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, वो इस्तेमाल करेगी। अरे हमारा क्या है, हमें ये थोड़ी करना है कुछ। और वैसे आपने उन्हें कह तो दिया कि हमें 4 चक्के वाली गाड़ी बोलेरो चाहिए। हाँ, 4 चक्का तो कह दिया है, लेकिन बोलेरो का नाम नहीं कहा। कोई सी भी दे दे, क्या हो जाएगा? पापा, बहुत कुछ हो जाएगा। आप उन्हें ना फोन करके बोल दो कि बोलेरो ही डिमांड की है हमने, वही चाहिए हमको। हम लड़के वाले हैं, हमारी थोड़ी बहुत तो बात मानेंगे ही, और उनका फर्ज भी बनता है, और हमें तो इच्छा रखनी चाहिए ना उनके सामने। हाँ, तो तेरे कहने पे बोल तो दिया, अब उन्हें जो ठीक लगे वो देंगे। ऐसे थोड़ी होता है पापा, उन्हें तो साइकिल अगर ठीक लगी तो वो दे देंगे। फिर तो आप बोलोगे कि साइकिल क्यों दी, बोलेरो क्यों नहीं दी, इसलिए कह रहा हूँ पहले ही बोल दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाओ और उन्हें बोल के आओ हमें बोलेरो चाहिए। अमित के कहने पर सूरजभान उन लोगों से बोलेरो की डिमांड करने लगते हैं, जिसके बाद सुनील भी मान जाता है उन्हें बोलेरो देने के लिए। ये सुनकर पूनम काफी खुश होती है। वही हुआ जो मैं चाहती थी, अब तो मेरी बारात बोलेरो में ही जाएगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आप बोलेरो ले लो मेरी बारात के लिए। पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ तू भी बार बार बोलेरो ही लेने की बातें कर रही है और वहाँ वो लोग भी यही बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जो सबको सही लगेगा वही होगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ ही जाता है और अमित पूनम की धूमधाम से शादी हो जाती है। जब विदाई का समय आता है तो पूनम सबसे कहती है, मैं तो जाऊंगी बोलेरो में। हाँ बहू, तू और अमित दोनों ही जाएंगे। नहीं ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई बोलेरो में हो और जिसमें मैं अकेले आऊँ और आप सब दूसरी गाड़ी से आना। पापा, ये थोड़ी हो सकता है, अब हम पति पत्नी हैं तो हमको साथ ही जाना चाहिए। हाँ ससुर जी, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शादी तो एक बार होती है ना, और वैसे भी अब हम दोनों को हर जगह तो एक साथ जाना है, इसीलिए क्या मैं अपने ससुराल में बोलेरो में नहीं आ सकती? बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे उसकी भी तो इच्छा सुननी चाहिए। बहू, हमें कोई ऐतराज नहीं है, तू बोलेरो से जाए या कैसे भी जाए, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा और लोग भी देखेंगे कि सूरजभान की नई बहू बोलेरो से आई है, लोग भी तारीफ करेंगे हमारी। चल बहू, तू भी चल। सब लोग पूनम की बात मान लेते हैं और पूनम की विदाई बोलेरो में ही होती है। और जब पूनम अपने ससुराल बोलेरो में आती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी बातें करते हैं।
ये सब देखकर पूनम अमित से कहती है। देखा अमित, मैंने कहा था ना, नई बहू तो बोलेरो में आएगी और लोग भी देखते रह जाएंगे। हाँ भाई मान गए। आखिर वही हुआ जो तुमने कहा था। तुम जीती, मैं हारा। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हो? हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और पूनम के पिता और आप दोनों प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे, तो हमें तो प्रेम विवाह करना था, तो आपकी मर्जी भी चाहिए थी। आपके आशीर्वाद के बिना कहाँ कुछ हो सकता था, इसलिए हमने ये सब किया। और शादी से पहले मुझे अमित ने कहा था कि मैं अपने ससुराल में अकेली नहीं आ सकती, और उसी बातों के बीच में हम दोनों में ये शर्त लग गई थी कि मैं बोलेरो से आऊंगी ससुराल में। पापा, सब आपकी मर्जी से हुआ है, अब आप गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि पागल बनाया हमने आपको, लेकिन कुछ किया नहीं ऐसा वैसा। पूनम को भी आपने पसंद किया है खुद से, और पूनम भी यहाँ बोलेरो से आने वाली थी ताकि इज्जत बढ़े हमारी, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये बात है। वही तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों बोलेरो लाने के लिए क्यों कह रहे हो। मुझे लगा ही था कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन अब समझ में आया। ससुर जी, अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ही ये सब किया, और अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत होते तो आप लोग खुद ही हमारा रिश्ता तय नहीं करते। और इसलिए हम दोनों ने शादी के बाद यहाँ आकर आपको सारा सच बता दिया, और आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे हम, क्योंकि छोटा ही सही, झूठ तो झूठ होता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मुझसे झूठ कहा है, जिसपे मुझे गुस्सा तक नहीं आया। शायद मेरी ही गलती थी, शायद हमारी ही गलती थी। हम बच्चों के बड़े होने पे बंदिशें लगा देते हैं, उन्हें जीने नहीं देते, जिसके कारण उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने मुझे सच बताने की हिम्मत रखी। इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। और वैसे भी बोलेरो से आई है हमारी बहू, पूरे गांव वालों के आगे हमारा नाक ऊंचा हुआ है। बोलेरो में आई बहू से सूरजभान काफी खुश हो जाता है और बाद में भी हर कोई उसकी तारीफ ही करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।